गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन का तीसरा लेक्चर। इससे पहले दो लेक्चर देख चुके हैं। ये लेक्चर मोशन चैप्टर क्लास 9th का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले ग्राफ्स क्या होता है। ग्राफ्स को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, जस्ट बिकॉज ग्राफ्स मैथ का पोर्शन है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ग्राफ पढ़ने जाएंगे तो फिर फिजिक्स भूल जाएंगे, जस्ट बिकॉज बहुत बड़ा पोर्शन है ग्राफ खुद में ही। तो थोड़ा बहुत जो हम लोग को काम में आना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके हेल्प से देखने वाले हैं ग्राफिकल डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो कुछ बेसिक बात देख लेते हैं ग्राफ के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ग्राफ है क्या एक्चुअली। तो ग्राफ क्या है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी डाटा को डायग्राम के फॉर्म में। क्या बोलना चाह रहे हैं, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर बना लिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो बेसिक बात दिया हुआ है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। जस्ट इमेजिन ये आप देखेंगे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर ये हो गया, फिर लाइन ऐसा चला जाता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम के फॉर्म में है ना। तो बस वही बात है। तो ग्राफ है क्या, इट इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट कैन रिप्रेजेंट डाटा एज अ डायग्राम। जो डाटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बेसिक बात ग्राफ का हम लोग देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, एक एक करके समझ लेते हैं। तो ग्राफ में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, और ये जो दिख रहा है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, लिखा हुआ है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ओके, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इस साइड है, राइट साइड जो है, ये किधर, कौन सा साइड, राइट साइड। राइट साइड जो है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और पूरा वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। पूरा वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल क्या था, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी जो राइट साइड पे आ रहा है, एक्स एक्सिस में भी जो राइट साइड पे आ रहा है, उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस अगर लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे कि ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब यही वर्टिकल लाइन अगर ऊपर आ रहा है, अपवार्ड, अपवार्ड ऊपर अगर आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। अगर वही वाई एक्सिस नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड, डाउन वार्ड आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड है तो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन अगर अपवार्ड है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। वर्टिकल लाइन अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। खत्म। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर हमारा सारा का सारा एक्सिस जीरो हो जाता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेंट ये होता है, क्वाड्रेंट जैसे कोई भी सर्कल को 4 भाग में हम लोग काट देते हैं ना, तो हर एक भाग क्वाड्रेंट दिखाता है। जैसे कि ये अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट है, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए आप, ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, एक चौथा। पहला क्वाड्रेंट में देखिए, हम जब भी वैल्यू रखेंगे ना, सबसे पहले एक्स का वैल्यू रखते हैं, फिर वाई का वैल्यू रखते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर हम कोई भी पॉइंट को मेजर करते हैं, कोई पॉइंट को डोनेट करते हैं, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट हम बना रहे हैं हम, तो उसमें एक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, वाई जो होना चाहिए वही पॉजिटिव होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में देख रहे हैं, तो उसमें वाई नेगेटिव होना चाहिए, और सॉरी एक्स नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो उसमें एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए और वाई भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो उसमें एक्स मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और वाई मेरा नेगेटिव होना चाहिए। आपको ये बेसिक बात पता होना चाहिए, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। आई होप ये बेसिक बात आपको इतना में समझ में आ गया होगा। चलिए, ग्राफ का थोड़ा बहुत बेसिक बात देख लिया, डिटेल में नहीं पढ़ना, हम पहले भी बता चुके हैं।
अब हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है, जो ग्राफ में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, जैसे कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो। ये क्या सिर्फ रेशियो है किसके बीच में? चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई और चेंज ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रेशियो होता है उसी को स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या है? चेंज इन वाई। इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, खुद ध्यान से देखिएगा। y2 माइनस y1 यही है ना डेल्टा y, x2 माइनस x1 को डेल्टा x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसी का जो रेशियो होता है ना, चेंज इन y और चेंज इन x का जो रेशियो है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर हमको ऐसे इमेजिन कीजिए कि मेरा जो y2 दिया हुआ है वो मान लीजिए 5 दिया हुआ है, और y1 जो दिया हुआ है वो मान लीजिए 3 दिया हुआ है। वहीं पर x2 जो दिया वो 6 दिया हुआ है, और x1 जो दिया वो 2 दिया हुआ है। अब हम लोग को स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1। तो y2 की जगह क्या रखना है हमको? 5, और y1 की जगह क्या रखना है? 3, x2 की जगह क्या रखना है? 6, x1 की जगह क्या रखना है? 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/4, कट कूट के क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि 0.5। तो ये वैल्यू आया ना कुछ, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। समझ में आया? तो अब इसका वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 टाइप का स्लोप देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ स्लोप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो स्लोप जो है ना वो 3 तरह का वैल्यू दे सकता है। मानिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा, वैल्यू जो भी आएगा इस फॉर्मूला के द्वारा, वो 3 टाइप का आ सकता है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव आया, इससे क्या पता चलेगा? ऐसे मान लीजिए हम एक ग्राफ बना लिए, ये तो पता है ना, ये एक्स एक्सिस होने वाला है, ये वाई एक्सिस होने वाला है। अगर स्लोप नेगेटिव, ऐसे स्लोप को एक और अच्छा तरीका से हम समझाने की कोशिश करते हैं। स्लोप एक्चुअली है क्या? स्लोप को अच्छा से समझना है। मेरा हाथ देखिएगा, सीधा दिख रहा है पूरा पूरी। अगर यहाँ पर हम अपना मार्कर को ऐसे रखें तो क्या मार्कर अभी मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? जस्ट बिकॉज यहाँ का स्लोप जीरो है। जस्ट बिकॉज यहाँ का स्लोप क्या है? जीरो। अगर इसी को हम थोड़ा हाथ टेढ़ा करते तो गिर गया ना। क्यों गिर गया? जस्ट बिकॉज स्लोप क्रिएट हो गया था। अभी मेरा स्लोप जीरो नहीं है, बट जब स्लोप जीरो होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस पे है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। स्लोप जैसे ही इंक्रीज हुआ ऑब्जेक्ट गिर गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्लोप क्या होता है। स्लोप अगर जीरो है तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो वो है स्लोप, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब कि ग्राफ जो है ना वो ऐसा बनेगा। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, जीरो होने का मतलब क्या होता है? जीरो होने का मतलब ऐसा बनेगा डायरेक्ट। आपको ये याद होना चाहिए। मतलब अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आए तो ये ग्राफ याद रखना है कि भैया नेगेटिव आया मतलब ऐसा ग्राफ बनने वाला है। अगर स्लोप अगर पॉजिटिव आया तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है। ये बात हरदम याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर स्लोप नेगेटिव आया तो ऐसा ग्राफ बनेगा, नीचे की ओर आएगा। अगर स्लोप जीरो आया तो ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है? यहाँ पर हमारा y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है। नेगेटिव में क्या हो रहा है एक्चुअली? नेगेटिव में आप ध्यान से कर देखो, ध्यान से कर देखो तो मेरा x तो बढ़ रहा है बट y घट रहा है जी। इसमें y भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है। नहीं नहीं, y कांस्टेंट है, x इंक्रीज कर रहा है, y कांस्टेंट है, x इंक्रीज कर रहा है। तो ये कंडीशन है। तो बस उतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। स्लोप क्या है? चेंज ऑफ, मतलब रेशियो है चेंज ऑफ y का और चेंज ऑफ x का। इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। पॉजिटिव हुआ तो ये वाला ग्राफ बनाना है, नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ बनाना है, जीरो हुआ तो ये ग्राफ बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ग्राफ का बेसिक बात देख लिए, स्लोप क्या होता है वो भी समझ लिए। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ग्राफ में कुछ नहीं देखना, बस दो चीज पे फोकस करना है, एक है स्लोप, दूसरा है एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों से हम लोग को वैल्यू निकालना है। स्लोप तो समझ चुके हैं, अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए दिस इज माय, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन हो गया जहाँ पे ओ होता है, सब कुछ जीरो, एक्स वाई सब जीरो।
अब मान लीजिए मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मान लीजिए हम टॉर्च मार रहे हैं, यहाँ क्या मार रहे हैं, यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं। जब टॉर्च मार रहे हैं तो जब यहाँ से हम ऊपर से हम जब टॉर्च मार रहे हैं तो इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जितना एरिया आ रहा होगा टॉर्च मारे तो यहाँ से यहाँ तक छाया आया होगा ना, ये पूरा एरिया में छाया आया होगा। तो ये जो पूरा एरिया है ना, जो ये कर्व और ये एक्स एक्सिस के बीच में है, ये सारा एरिया को हम लोग एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे। आई होप एरिया अंडर द कर्व समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये टोटल एरिया है जो कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है। ये क्या है, ये टोटल एरिया जो इनक्लोज्ड है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। कर्व किसको बोलते हैं, तो कर्व इसे बोल रहे हैं, ये जो लाइन है आपको एक्स एक्सिस को बोलते हैं, तो ये नीचे वाला को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो इस दोनों के बीच का जो एरिया उसी को क्या बोल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। इमेजिन कीजिए ना कि ये अगर कुछ है, टॉर्च मारेंगे तो छाया पड़ेगा ना इतना दूर, वही छाया को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। बात खत्म, यही है। ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा ग्राफ में, इसीलिए ये भी जानना जरूरी था। तो चलिए अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बस फिर डेरिवेशन पे चलेंगे। तो पहला हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ देख लेते हैं इस चैप्टर का, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वैसे इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, बात बराबर है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ऊपर वाला होता है वर्टिकल, उसको वाई एक्सिस बोलते थे ना, तो वहां पे क्या डिस्टेंस, जो ओरिजेंटल था उसे एक्स एक्सिस बोलते थे, उसे वहां पे क्या है, टाइम। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लोप जो है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, कुछ नहीं देगा। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ओके, तो ये बात याद होना चाहिए, ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए। पहला, किसके बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, कुछ नहीं देगा। दो टाइप है इसका, दो को ग्राफ देखने को मिलेगा, एक ये वाला ग्राफ। अच्छा बताइए, ये ग्राफ कब बनता था, हाँ कब बनता था, जब हमारा स्लोप क्या होता था, जीरो। स्लोप जीरो था तो ये ग्राफ बनाते थे। स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है, यहाँ पर स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्लोप क्या बता रहा है हमको, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी। और स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस ग्राफ में क्या जीरो है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ही स्लोप है, क्योंकि ये क्या है, स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो स्लोप वेलोसिटी बराबर हुआ। और इस ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप क्या है, जीरो। अगर ऐसा है कि भैया इसका वेलोसिटी जो कि स्लोप है, जो कि इसका जीरो है, इसका मतलब ये ग्राफ कौन सा, किस कंडीशन में ये ग्राफ है रेस्ट पे। क्या है, किस पे है, रेस्ट पे है। क्योंकि रेस्ट, अरे किसी का कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ रेस्ट पे है। तो ये दिख रहा है आपको, ये जहां से यहाँ तक लाइन, शायद रेस्ट हम गलत जगह लिख दिए, जस्ट बिकॉज ये तो ग्राफ का पोजीशन है ना, यहाँ पे हम छेड़छाड़ क्यों करेंगे, यहाँ लिख देते रेस्ट। ये ग्राफ किस पोजीशन में अभी, रेस्ट पे है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। अभी हम यहाँ पर है, हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो वेलोसिटी जीरो होगा हमारा, इसका मतलब हम रेस्ट पे है। ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये वाला, वो रेस्ट पे है। ये पता चल गया। ये दूसरा वाला देख लीजिए, ये वाला याद होगा आपको। तो स्लोप ये कब बनता था, ये ग्राफ जब स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव। जब स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव। स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव। और इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, यानी कि इस वाले केस में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि स्लोप वेलोसिटी सेम चीज है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब कि जीरो नहीं है, पॉजिटिव होने का मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, और ऐसा कब होगा, ये एक ही कंडीशन है, वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कौन सा कंडीशन में है, पहली बात ये यहाँ पे रेस्ट था, यहाँ पर मोशन है, मोशन में भी कौन सा, यूनिफॉर्म वाला। यूनिफॉर्म मोशन बोल दिए, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दो टाइप था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ग्राफ का एग्जाम्पल।
इसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। इस ग्राफ में मेरा एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगा। हम लोग एक बार बना के देख लेना चाहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल जो कि एक्स एक्सिस है इस पे क्या होगा, टाइम होगा। ये वर्टिकल जो कि वाई एक्सिस है इस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ओके, और इसका जो स्लोप होगा ना, ये ग्राफ का स्लोप होगा, हर एक ग्राफ का स्लोप होता है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। और इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, पता होगा ना क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये दो तो भूलिएगा मत, ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है। फिर जाकर ये दोनों पॉइंट, ये स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका 3 4 ग्राफ है, देख लेंगे ध्यान से। पहला ग्राफ तो ये है कि मान लीजिए ये वेलोसिटी, ये टाइम है, कुछ ऐसा, मतलब कि ये जो उसका कर्व जो होगा ना वो क्या होगा, टाइम का पैरेलल होगा। इस केस में क्या होगा, ऐसा होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला याद होगा आपको स्लोप में, तो ये ऐसा ग्राफ कब बनता था, जब हमारा स्लोप क्या होता था, जब हमारा स्लोप जो होता था, एक पहले तो देख लो यहाँ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देगा। और इसका स्लोप इस ग्राफ को देखते हुए याद कीजिए, स्लोप जब जीरो होता था तभी ऐसा ग्राफ बनता था, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हमारा जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये जो कंडीशन है ये कौन सा कंडीशन पे लगेगा, ये कंडीशन कौन सा लगेगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ गुड, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ये कर्व के नीचे जो इतना एरिया बन रहा है ना, ये एरिया क्या देगा हम लोग को, ये एरिया हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा होगा अच्छा से। ठीक है, एक तो ये ग्राफ हो गया। ऐसा ग्राफ दिखते ही आपका माइंड में 3 बात आना चाहिए। पहली बात, इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये जो कंडीशन हो गया वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कंडीशन हो गया। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब दूसरा ग्राफ भी देख ही लेते हैं। दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है, कैसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो टाइम है, बी फॉर वेलोसिटी। अब ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ क्या है, तो ऐसा वाला याद करिए, ऐसा वाला कब लगता था, स्लोप में देखे होंगे कि ऐसा स्ट्रेट लाइन तभी बनता था जिसका स्लोप जो है हमारा, जिसका वो क्या होता था, पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव ऐसे क्या पता चलता है, सिर्फ पता चलता है एक्सेलरेशन जो है हमारा वो भी पॉजिटिव है। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से ये पता चल रहा है कि इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस बार कुछ न कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ न कुछ एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन होगा और वो पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो कंडीशन हो गया वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। किस कौन सा कंडीशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये किसका कंडीशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखा, यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है, सीधा। तो ये कौन सा कंडीशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कंडीशन था। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कंडीशन था। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या देगा, वो बताते हैं। यहाँ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये भी डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 ग्राफ भी देखते हैं। बाकी का जो 3 टाइप था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसको भी देख लेते हैं। बेसिकली 2 देख चुके हैं, ये 3 और देख लेना है। ये वाला जो कंडीशन है, आपको याद होगा स्लोप में, जब स्लोप नेगेटिव होता था तब ऐसा ग्राफ बनता था, जब स्लोप नेगेटिव होता था तब ऐसा ग्राफ बनता था। यानी कि इस केस में जो स्लोप होगा, इस केस में जो हमारा स्लोप होगा, एक सेकेंड, अच्छा से दिखाया नहीं, वो क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का क्या मतलब है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन जो है हमारा वो भी क्या है, नेगेटिव है। वो भी क्या हमारा, नेगेटिव। इस केस में स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो क्या होता है, याद कीजिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन वाला केस। इसका मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन वाला केस। एक सेकेंड,
यानी कि इसका स्लोप इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रहा है, मतलब रिटार्डेशन वाला केस है ये। कौन सा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वाला केस है। रिटार्डेशन वही नेगेटिव, मतलब डिक्रीजमेंट जब होता था वेलोसिटी के चेंज में, मतलब एक वही ज्यादा वेलोसिटी था कम हो जाता था तो उसको रिटार्डेशन बोलते थे ना। तो रिटार्डेशन वाला केस है। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा? इसका भी डिस्प्लेसमेंट ही देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कंडीशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए और उसमें कर्व जो है ना, वो स्ट्रेट लाइन ना निकल के, वो पिछला तीनों स्ट्रेट लाइन था, मतलब जो भी था यार, लाइन तो सीधा था ना, भले इधर से हो या इधर से हो या ऐसे पैरेलल हो, सीधा लाइन था। बट अगर लाइन टेढ़ा हो यानी कर्व हो, एक्चुअली जब कर्व बनता है ना तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझना। ऐसे एरिया थोड़ी ना बनेगा इसका, कर्वर क्या बनाते हैं। हाँ, दिस। तो पहले एरिया अंडर द कर्व देख लेते हैं, तो इसका भी एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका भी एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है ना, वो क्या है? इसका स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका जो स्लोप यहाँ पे क्या है? वो पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ओके। अब जब स्लोप पॉजिटिव है तो इससे क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, बट यूनिफॉर्मली नहीं है। यानी कि ये जो कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है? ये नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ये कंडीशन है, याद रखिएगा। ये रिटार्डेशन वाला था, इससे पहले एक्सेलरेशन वाला था, उससे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह जो भी था वो पता होगा आपको। और ये कंडीशन जो है, ऐसा ग्राफ दिखते ही समझिएगा, ऐसा ग्राफ किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ दिखता है तो जाकर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलिएगा। अच्छा, अब इसका तो समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आ गया होगा। पहले तो इसका एरिया अंडर द कर्व देख लेते हैं। इसका जो ये एरिया अंडर द कर्व आएगा ना हमारा, ये ये हमको क्या देगा? ये देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा, इसका देखिए एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि ऐसे डिक्रीज जैसा दिख रहा है। ये देखिए इंक्रीज ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव। चलो, पॉजिटिव जैसा दिख रहा है ना। ये डिक्रीज नीचे कुछ ऐसा सा नहीं दिख रहा आपको? ये ऐसा कुछ, ये ब्लैक क्लाउड नीचे जाता रहेगा तो कुछ ऐसा नीचे की ओर आते नहीं दिख रहा। यानी कि यहाँ का जो स्लोप होगा ना, इसका भी जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो इससे क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन जो है हमारा, एक्सेलरेशन जो है पूरा नहीं लिखेंगे, जगह नहीं है, तो ए डबल सी से समझ जाइएगा, वो भी क्या हो जाएगा हमारा? वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन वाला केस। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में, जैसे कि एक एक्सेलरेशन था, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये रिटार्डेशन था, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये क्या? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कहाँ लिख दे? यहीं पर लिख दे क्या? लिख देते हैं नॉन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ दिख जाए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, तो डायरेक्ट आंख मूंद के बोलना है कि ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है। इसमें स्लोप नेगेटिव आता है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इसका एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये ग्राफ दिख जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो आप आराम से बोलिएगा इसका एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसमें जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। ऐसा वाला दिखेगा तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यानी कि ये रिटार्डेशन वाला केस है। और इससे पिछले वाला हम देख चुके हैं हम लोग। तो ये टोटल था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब हम लोग चलते हैं टाइम ग्राफ का। ये आखिरी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। क्या होगा? ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे होगा वो होगा टाइम, और जो वाई एक्सिस पे होगा उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। दिख रहा होगा आपको? इसका जो स्लोप होगा ना वो देगा जर्क। अब जर्क को समझाते हैं, जर्क होता क्या है। आप बाइक चला रहे हैं
और ओवर एक्सेलरेशन दे दिए, ओवर एक्सेलरेट कर दिए बाइक को। तो ऐसा जो बाइक जो थरथराने लगता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाइक का औकात खत्म हो चुका है, वो भैया अब मरने वाला है। तो वो जो ओवर एक्सेलरेशन होता है ना, उसी को जर्क बोलते हैं। अब जर्क, आपको पूरा प्लेन रोड है फिर भी आप ओवर एक्सीलेट कर दिए, तो भी जो वो देख लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है बिटवीन एक्सेलरेशन और टाइम का। इसमें जो एक्स वाला, एक्स एक्सिस पे जो होगा वो होगा टाइम, और जो होगा वाई एक्सिस पे वो होगा एक्सेलरेशन। ओके, और इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, जर्क। अब जर्क को समझिए क्या होता है। बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते टाइम जब आप ओवर एक्सेलरेट कर देते हैं ना बाइक को, ओवर एक्सेलरेट, तो बाइक में जो थरथराहट आता है ना, उसको जर्क बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ओवर एक्सेलरेशन को जर्क बोलते हैं। बात खत्म। और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमको देगा वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वेलोसिटी देगा। आपको बस इतना याद रखना है, ग्राफ किसके बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। स्लोप क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है। फिर ये ग्राफ याद रखना है। जैसे कि ये ग्राफ दिख रहा होगा कि पहला ग्राफ स्ट्रेट है, ये तो हर बार दिखा होगा कि ये कब होता था, जब स्लोप क्या हो हमारा, जब स्लोप, ये कंडीशन कब था, जब स्लोप क्या होता था, जीरो। जब स्लोप क्या होता था, जीरो। और यहाँ पे स्लोप क्या देता है, जर्क, जर्क। तो अगर स्लोप और जर्क जीरो हो, यहाँ पर जर्क जीरो, डायरेक्ट बात है। जर्क जीरो होने का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है ना हमारा, वो लिमिट में हो रहा है। बस इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा, हमको देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला कंडीशन। इसमें जो हमारा एरिया अंडर द कर्व होगा वो भी क्या देगा, वो भी देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। और इस बार ना इंक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप इस बार क्या हो रहा है, स्लोप इस बार है पॉजिटिव। और अब वही स्लोप हमारा क्या है, स्लोप है जर्क। यानी कि इस केस में जर्क होगा, इस केस में जर्क नहीं होगा। ये कौन सा कंडीशन है, नो जर्क, नो जर्क कंडीशन। और यहाँ पर जर्क कंडीशन, जर्क कंडीशन। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेरिवेशन देख लेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का। ओके, तो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इन ग्राफिकल मेथड। हम लोग ग्राफिकली कैसे इसको डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये ऐसा कुछ फिगर बनाना होगा आपको। हर एक पॉइंट को हम वैसे मेंशन कर चुके हैं, ए पॉइंट, ओ पॉइंट, डी, बी, सी। ओके, अब देखिए हुआ क्या ना, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, हमको इसको डिराइव करना है तो टाइम हमको क्या लेना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको डिराइव करेंगे। ओके, अब इसमें बता देते हैं क्या हुआ। एक मान लीजिए कोई चीज होगा, जीरो से लेकर ए पॉइंट तक वो कुछ वेलोसिटी पे था, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी था उसका। फिर वहां से एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पर जो इतना दूर का जो भी वेलोसिटी होगा ना, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनिशियली इतना पहले से था, एक्सेलरेशन से पहले जो वेलोसिटी था वो ये था। यहाँ से एक्सेलरेट किया ना वो, जस्ट बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो इनिशियली ये वेलोसिटी था, और फाइनली यहाँ तक आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेलोसिटी होगा ना, वो फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियली ये वेलोसिटी था, फाइनली ये वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी। अच्छा, फिर नीचे तो टाइम था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बढ़ा था ना, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही क्या कहता है, वेलोसिटी बढ़ा था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा नीचे की ओर, वो हमको टाइम बताएगा। क्या बताएगा, टाइम। ओके, वही सारा बात यहाँ लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो u के बराबर है, ये u के बराबर, और वो u OA और BD के बराबर है, OA और BD। ये OA और BD यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। फाइनल वेलोसिटी कौन है हमारा, फाइनल वेलोसिटी ये दिख रहा होगा, ये v, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब v, ओके। अब ये CD भी है, ये v को क्या बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं ना, C से लेकर D तक का CD। उसके बाद ये CD तो ही है। अब यही CD देखिए हमारा B, क्या कहता है, BC प्लस BD भी तो है। आप या तो CD बोल दीजिए जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि CB प्लस BD। वही बात लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जो B है जो कि CD है, या फिर उसको CB प्लस BD भी बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। और टाइम क्या है हमारा, यहाँ से लेकर जीरो से लेकर डी तक, ये ओ से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है इसको टाइम बोलेंगे। तो टाइम क्या हमारा, ओ से लेकर डी तक। अब यही तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक भी है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल, सॉरी, रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा।
तो ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस ही तो ए से लेकर बी तक का भी है ना। हाँ, ए से लेकर बी तक का, ओ से बी नहीं था, यहाँ पर ए से बी था। ओके, तो टाइम जो था हमारा वो क्या था, ए से लेकर बी तक। ये बेसिक हम बात देख ली है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन क्या है। अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। यस, v माइनस यू अपॉन टी। अब एक बात बताइए, हमको ध्यान से सोचकर बताइएगा, ये जो v माइनस यू है, ये v माइनस यू, ये पूरा पूरी v है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक u था, ये ओ ए क्या है हमारा u, bd भी तो u है ना, देख लीजिए आप, इनिशियल वेलोसिटी bd भी तो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं से बोल सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक भी तो u है। तो एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, v माइनस यू। अरे बाबा, c से लेकर d तक का डिस्टेंस हमारा v है, और b से लेकर d तक का डिस्टेंस हमारा u है, तो b से लेकर c तक का डिस्टेंस क्या होगा, v माइनस यू होगा ना। यानी कि हमारा जो v माइनस यू है, v माइनस यू है, वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, वो हमारा bc हुआ, b से लेकर c तक का डिस्टेंस v माइनस यू कहलाएगा। पूरा में से ये u घटाएंगे तब ना यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आएगा, तो v माइनस यू हो गया हमारा bc। अब v माइनस यू की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ऊपर में v माइनस यू है ना, इसके जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, bc, क्या रखने वाले हैं, bc। और टाइम की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, टाइम की जगह हम लोग रखने वाले ओडी, ओ डी। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। बेसिक बात आपको देखना, कुछ नहीं, आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना था ना, तो वही यहाँ पर करना था, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम। ओके, अब वो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको तोड़ देंगे, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू 1, v माइनस यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v माइनस यू हो गया, ए टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी, v है ए टी हो गया, ये u इधर नेगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा u, बस हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे ही डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये सब हमको लिखना बहुत जरूरी है, ये सब नहीं लिखेंगे तो ये डेरिवेशन नहीं कहलाएगा। तो पहला डेरिवेशन हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन भी देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन करना है ग्राफिकल मेथड से। वैसे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व था वो क्या दे रहा था, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको डिस्प्लेसमेंट देता था, और हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। वही बात यहाँ लिखे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और हमको डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमको ये पूरा एरिया निकालना होगा, हमको बेसिकली करना क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमको निकालना होगा। अब ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे हम, सच सच कहिएगा। हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक ये ऊपर में एक आपको ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकाल के। तो यानी कि हमको यहाँ पे जो एस निकालना है वो एस किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नीचे में देखिए रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ऐसा वाला, ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल, और ऊपर में यहाँ देख लीजिए ट्रायंगल बनता दिख रहा है आपको। ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरा ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। और इसका यही एरिया तो हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, वही तो निकालना है, एस, एस तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो वो निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, सॉरी ये ट्रायंगल का पहले निकाल लेते हैं ना। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है याद होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ये ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, तो इसका बेस क्या हमारा ए बी है, इसका जो बेस है वो क्या हमारा ए बी, यानी कि ए बी इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल का हाइट क्या हमारा बीसी, हाइट क्या हमारा बीसी, बीसी ओके, प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को जोड़ना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो क्या है मेरा ओडी, और ब्रिज जो है वो हमारा क्या है एओ, ओडी इंटू ओ ए या ए ओ, जो भी बोलना है बोल दीजिए, आपको कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अब चलिए इसको करते हैं जो भी यहाँ पे हो रहा है।
अब बताइए हमारा ए बी है क्या एक्चुअली, ये ए बी हमारा है कहाँ कहाँ, ये ए बी हमारा ए बी था क्या, आपको याद होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को टाइम बोल रहे थे, तो ए से लेकर बी तक भी क्या था हमारा टी था, ए बी की जगह हम लोग क्या रख देंगे टी। बीसी क्या है, ध्यान से देखिएगा, बीसी यहाँ से यहाँ तक, आपको याद होगा सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस को भी बोल रहे थे, सी डी क्या था हमारा बी था, और बी डी क्या था हमारा, बी डी था हमारा यू, तो बीसी क्या हो जाएगा बेसिकली, सी से लेकर डी तक का वैल्यू भी था, बी से लेकर डी तक का वैल्यू यू था, तो बीसी कैसे निकलेगा, सी से डी का वैल्यू को बी से सी का वैल्यू को घटाना पड़ेगा। भाई यहां से यहां तक भी था हमारा, यहां से यहां तक यू था, यहां से यहां कैसे निकलेगा, बी में से यू घटाएंगे तो निकलेगा ना, तो यानी कि बीसी, बीसी जो है वो यही है ना, बी से यू घटाएंगे तो बीसी मिलेगा, तो बीसी इक्वल टू बी माइनस यू। अब यहाँ पे जो बीसी है वहां पे क्या लिख देंगे, बी माइनस यू। ओके, ये तो दूसरा ग्राफ, ठीक है, प्लस ओडी क्या है हमारा, ओडी ओडी, ये ओडी ओडी क्या है हमारा टाइम है, ओडी भी तो टाइम है भैया, ओडी भी क्या हमारा टाइम है, ओडी भी टाइम है, ए बी भी टाइम था, जस्ट बिकॉज रेक्टेंगल है तो ऊपर नीचे वाला साइड बराबर होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ओडी भी टाइम है और ए बी भी टाइम है, तो ए बी की जगह भी टी लिखे थे, ओडी की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, टी इंटू ओ ए, ओ ए क्या हमारा ओ ए, अब देखिए ओ ए जो है हमारा वही तो बी डी है ना, बी डी जो कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, वही तो हमारा ओ ए भी है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ओ ए जो है हमारा बी डी के बराबर है, और बी डी है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, तो ओ ए की जगह क्या लिख देंगे यू। ओके, आप सबको हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे निकलेगा, एफ इज इक्वल टू, एक बार तोड़िए तो हाफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको एक बार, बी टी, बी टी बी टी माइनस, बी टी माइनस यू टी 2/2 प्लस यू टी। ओके, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, आगे क्या आता है ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बी टी माइनस यू टी बाई 2 प्लस यू टी, और यू टी आ गया, ठीक है, इस यू टी को आगे कर लेते हैं हम लोग, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर चाहिए ना, हाफ ए टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर इसको पहले इस साइड लिखते हैं ठीक से, भी, ये टी कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा यार, अच्छा रहेगा ना, बी माइनस यू, ऐसा ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बी माइनस यू, ऐसा ठीक है, ग्राफ निकल गया, नीचे में कुछ नहीं है, 2 लिखना था, 2 लिखना था। अब यहाँ पे देखिएगा ये बी माइनस यू क्या लग रहा है आपको, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा आपको वो क्या था, बी माइनस यू अपॉन टी था ना। अब यहाँ से नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं, ये अलग से कर रहे हैं, इस ये पार्ट नहीं है उसका, ताकि आपको समझा सके, देख लीजिए, एक बी माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, बी माइनस यू है, इस बी माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस यू ही रहेगा, और ये ए टी से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा ए टी, मतलब बी माइनस यू जो होगा वो ए टी के बराबर है, बी माइनस यू जो होगा वो किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। यहाँ पर बी माइनस यू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या हम इस बी माइनस यू की जगह ये ए टी नहीं रख सकते, ऑब्वियसली रख सकते हैं, तो वही रख देंगे वहां पर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस टी तो ऑलरेडी है, और बी माइनस यू की जगह फिर से एक बार हम ए टी रख देंगे, नीचे में 2, नीचे में 2। ओके, आगे क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं, अब देख लीजिए फिर से आगे, एस इज इक्वल टू ये यूटी का यूटी ही रखेंगे प्लस, अब टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बोल सकते हैं ना, टी इंटू टी, टी स्क्वायर, ए ऑलरेडी है तो ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, अच्छा नीचे में 2 ऑलरेडी है, 2 हो गया डेरिवेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ नहीं किए, ये ट्रायंगल का एरिया निकाले, फिर रेक्टेंगल का निकाले, दोनों को जोड़ दिए, फिर ए बी जो बोल रहा था, बीसी जो था सबका, वहां पे वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, एंड वी गॉट दी वैल्यू, कैसे हुआ सब पता है, बस यहाँ पे एक एडजस्ट किया कि बी माइनस यू की जगह हम लोग ए टी यूज किए हैं, कैसे किए थे वो भी हम डिराइव करके दिखा चुके हैं। थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या, वो है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है, इसको भी ग्राफिकली करेंगे। अब एक बात बताइएगा हमको, इससे पहले वाला हम क्या किए थे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, इसमें भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एस है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, वैसे वेलोसिटी भी पूछ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, तो फिर से याद होगा कि ये हम कौन सा ग्राफ लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था
वो क्या देता था, एक्सेलरेशन। बट इसका जो एरिया अंडर द कर्व था वो क्या देता था, हाँ डिस्प्लेसमेंट देता था। यानी कि यहाँ भी एरिया अंडर द कर्व का बात करेंगे, ये पूरा इसका एरिया निकालेंगे। अब इस बार जो एरिया निकालेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के निकालेंगे। इस बार हम लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल को नहीं जोड़ेंगे, इस बार डायरेक्ट ट्रेपीजियम देखना होगा। अब देखिए ये वाला फिगर आपको ट्रेपीजियम जैसा नहीं दिख रहा है, इसको हम ऐसे सीधा करके यहाँ पर बनाते हैं एक बार। क्या आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम है, पता होगा इसको बेस 1 बोलते हैं, इसको बेस 2 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। और एरिया जो निकालते हैं ना हम लोग, एरिया ट्रेपीजियम का, ट्रैप का, उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, 1/2 इंटू, इसको नीचे लिख देते हैं यार, वो 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। ये फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे करके बस सीधा किए हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो नीचे दिख रहा होगा, और ये बीच का डिस्टेंस जो कि यहाँ दिख रहा होगा। दिख रहा है ट्रेपीजियम जैसा। अब इसी का एरिया निकालना है हमको, ये डिराइव हो जाएगा। यानी कि इस बार जो एस होगा हमारा, वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे लगेगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बहुत ईजी है, 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। 1/2। अब बेस 1 क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हमारा बेस 1 है वो OA है, वो क्या हमारा OA। और बेस 2 क्या है, ये वाला हाइट जो हमारा CD है, क्या है CD इंटू हाइट। हाइट क्या है मेरा, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो कि OD है हमारा। दिख रहा होगा दोनों पैरेलल साइड, जो पहला पैरेलल साइड OA था बेस 1, दूसरा पैरेलल साइड क्या हमारा DC या CD, जो भी बोलिए, DC या CD बात बराबर है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हाइट बोलते हैं, जो कि हमारा क्या OD, क्या है OD। ठीक है, 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट है तो पता होना चाहिए, 9th नहीं 8th का ही है ये। आप सबका वैल्यू पुट कर देंगे। OA क्या एक्चुअली, ध्यान से देखिए, OA क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी है OA, तो वहां पर हम लोग वो रख देंगे U। CD क्या है हमारा, CD देख लीजिए, CD कहां पर है, ये CD भी है, C से लेकर D तक का वैल्यू क्या मान रहे भी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी। OD क्या है मेरा, OD हमारा है टाइम, OD क्या हमारा टाइम, जो कि हमारा क्या है T। ये है, आगे देखिए करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि वहां पर भी थोड़ा एडजस्टमेंट किए, यहाँ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा मात्र करना है, मात्र थोड़ा सा करना है। ये जो टी है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। आपको याद होगा एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, हाँ पता होगा। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या ये है, तो ये टी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, AT के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये AT जो है वो हमारा v माइनस यू के बराबर है। हुआ क्या, ये टी ए से मल्टीप्लाई हो गया, AT 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो v माइनस यू, तो AT वही v माइनस यू इक्वल टू AT, तो AT इक्वल टू v माइनस यू ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये t इक्वल टू v माइनस यू है। अब क्या ये a जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इसके नीचे नहीं आ सकता, ऑब्वियसली आ सकता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि t के जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग t के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो t है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। क्या रख सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। ये t की जगह क्या रख सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। ओके, समझ में आ गया कहां से आया। अब आगे हम देख लेते हैं कैसे आगे का प्रोसेस है। ओके, आगे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हम लोग को, s इज इक्वल टू 1/2। अच्छा एक बात बताइएगा हमको, ये 2 और ये a आपस में मल्टीप्लाई होगा, हाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया u प्लस v, और वही v माइनस यू। u प्लस v लिखिए या v प्लस यू लिखिए, बात बराबर है ना, तो वही लिख देते हैं। अरे u को v से जोड़िए या v को u से जोड़िए, बात बराबर है, तो हम v प्लस यू भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a ही हो जाएगा। याद आएगा अभी आपको एगो बहुत अच्छा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा, a प्लस बी ए माइनस बी।
तो ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ ये सब हटकर हो जाना चाहिए। तो ऐसे की जगह हम ऊपर में ये सब हटकर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ए क्या था मेरा यहाँ पर भी, तो भी का स्क्वायर। बी क्या था यहाँ पर मेरा यू, तो यू का स्क्वायर। नीचे 2 है। समझ में आया? ऐसा कुछ था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर यू था। ऐसे आ गया, कहां से आया, तो यहाँ से आया। इसको मिटाते हैं जस्ट बिकॉज इधर ही करना है हम लोग को। अब कुछ नहीं करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 2a को s से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, s से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी कि, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा। और ये 2a जो है वो s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as क्या हो जाएगा, 2a s से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2as। अब एक बात बताइए, ये माइनस यू स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर। अब 2as को यू स्क्वायर से जोड़ना है, तो यू स्क्वायर से 2as को जोड़े, बात तो वही पर है ना। हो गया डिराइव, मिला लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया डेरिवेशन, कुछ नहीं था, बस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाले, जहां पर जो लग रहा था कर दिए। आखिरी में बस ये याद रखना है कि टाइम की जगह हम लोग ये चीज यूज किए थे। कैसे किए थे हम दिखा चुके हैं आपको, एक्सेलरेशन से हम लोग यहाँ पर लाए थे। उसके बाद जो हुआ कर दिया, लास्ट में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है बस। हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो है सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा देख लेते हैं और लेक्चर खत्म। आ गए हम लोग लेक्चर का आखिरी पोर्शन पे। आज हम बस ये आखिरी है, बस खत्म, आपका मोशन चैप्टर खत्म। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार। मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके, फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, तो ऐसे बंदा ऐसे घुमा 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 फिर यहाँ पे आया, फिर घूमते रहा, तो गोल गोल जो घूम रहा है ना उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब ये जो गोल गोल घूम रहा है वो किसके अलोंग घूम रहा है, सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर के अलोंग। सर्कल का पेरीमीटर के अलोंग अगर कोई घूम रहा है, अगर सर्कल का कोई पेरीमीटर के अलोंग मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी कि वही पेरीमीटर का बात कर रहा है, किसका, तो सर्कल का, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इन एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका ना मैग्नीट्यूड जो होगा ना यहाँ पे, वो जो पर्सन जो दौड़ रहा होगा सर्कुलर मोशन में, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो फिक्स होगा। वेलोसिटी क्या होगा, फिक्स होगा। वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब जिस स्पीड से वो जा रहा होगा वो फिक्स होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी से चलेगा। मतलब वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर का है, तो हर जगह 60 होगा, हर जगह 60 होगा, हर जगह 60 होगा, हर जगह 60 होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात को, हर जगह 60 किलोमीटर पर आवर होगा। बट मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, 60 है तो 60 है रहेगा। दूसरी बात है डायरेक्शन लेकिन चेंज हो रहा है हर बार। देखिए इधर इस बार देखिए ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ऐसे समझ रहे हैं बात को, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। तो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये वेलोसिटी का चेंज दिखने लगेगा। डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी का चेंज, और वेलोसिटी का चेंज से ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है 60 60 60 60 60, बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसलिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी के कारण इसको एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस को पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर। क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। सबको मालूम है इसको पाई बोलते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है वो भी फिक्स है, पता होगा आप लोग को, 22/7, या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 3.14 यूज कर सकते हैं इसके लिए। आर फॉर रेडियस, इसका जो रेडियस होगा यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलते हैं, आर। ठीक है, अब मान लीजिए हमको वेलोसिटी निकालना है, यहाँ 60 तो वैसे दिया, मान लीजिए हमको 60 नहीं दिया, फिर भी हमको वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर के बराबर है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन टी। ये हो गया इसका वेलोसिटी निकालने का तरीका।
तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं, इसका डायरेक्शन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। कुछ एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे कि हमारा पता होगा आपको मोशन ऑफ द मून, चांद जो हमारा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है वो क्या, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। जितना प्लेनेट है मार्स जुपिटर सब क्या कर रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, वो भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। हम जो घड़ी पहनते हैं उसमें भी जो क्लॉक का जो हैंडल्स होता क्या बोलते हैं उसको, डायल्स जो घूमता है, हैंड्स, वो भी तो क्या करता है, वो भी सर्कुलर मोशन गोल गोल घूम रहा है, टिक 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 टिक, वो भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन अब अपने चारों ओर देखिएगा तो बहुत जगह एग्जांपल मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल था, दे दिए। सो हमारा पूरा मोशन चैप्टर खत्म हो चुका है। आई नो कि ये वाला पोर्शन थोड़ा स्पीड में किए, बट इसमें इतना ही था जो था, बहुत बेसिक चीज है इसलिए इतना ही था। आप इन सभी को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए, चैप्टर खत्म, कुछ नहीं बचा। हर एक डिट्टो बात हम बताएं पूरे चैप्टर में। 3 वीडियो में चैप्टर खत्म करना बहुत बड़ी बात है, जस्ट बिकॉज ये सब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो थोड़ा सा स्पीड अप हुआ होगा इस लेक्चर में, तो इसके लिए माफ कीजिएगा, बट सारा कॉन्सेप्ट, मैं कहीं भी कॉन्सेप्ट को कट आउट नहीं किया, जो है सब दिया हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।